गुड इवनिंग। अक्सर कर लेट हो जाते हो, क्या बात है? कांस्टेंट हीट समेशन। आप लोग कहीं से भी आए हो, कहीं भी गए हो, अगर बहुत लेट करोगे तो मैं इन नहीं करूँगी, है ना? किसी के लिए भी ये रूल है। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है? हेस का लॉ देखो, ध्यान से समझो। सपोज कोई प्रोसेस हो रहा है ना? उसको आप सिंगल स्टेप में करवाओ या उस प्रोसेस को आप मल्टीपल स्टेप में करवा दो। जैसे मान लो ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी और सी से बन रहा है डी, डी से बन जाता है ई। एक प्रोसेस तो ये दिखाया जा रहा है ए से ई बनने का। दूसरा जो प्रोसेस दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है आपका ए टू ई डायरेक्टली बन जाता है। एक प्रोसेस है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई बना, और एक प्रोसेस है जिसमें ए टू ई। तो इसको अगर हम बोलें तो इसको बोल सकते हैं सिंगल स्टेप में करवा दिया हमने ये प्रोसेस, ए टू ई बनाया सिंगल स्टेप में। और ए से बी सी डी इस तरीके के स्टेप्स में गए तो ये प्रोसेस मल्टीपल स्टेप का हो गया। तो हेस का लॉ बोलता है कि अगर कोई भी आप ऐसा चेंज करते हो जिसका इनिशियल फाइनल सेम है, ठीक है, मतलब किसी प्रोसेस को आप करते हो ए से ई बना रहे हो और उसमें आप उसको सिंगल स्टेप में कराओ या मल्टीपल स्टेप में कराओ, जितना एनर्जी चेंज होगा, जितना हीट चेंज होगा, जितना एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम रहेगा। क्या मतलब है? जैसे मान लो ए टू ई में यहाँ पे डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज, और इन सब प्रोसेसेस में ये जो छोटे छोटे प्रोसेस हो रहे हैं डेल्टा एच वन, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री, डेल्टा एच फोर हो रहा है। तो हेस का लॉ कहता है कि सिंगल स्टेप में जितना एंथैल्पी चेंज है या हीट चेंज है इज इक्वल टू एंथैल्पी, टोटल एंथैल्पी चेंज इन मल्टीपल स्टेप। मतलब डेल्टा एच जो सिंगल में है वो इक्वल होगा इन सब के एडक्ट के। क्लियर हुई बात? जितने भी प्रोसेस हो रहे हो, कोई भी प्रोसेस अगर एक स्टेप में कराओ या कई स्टेप्स में कराओ, एक स्टेप में कराते हो उतनी एंथैल्पी टोटल लगेगी अगर आप मल्टीपल स्टेप में करवाओगे। और ये जो होता है आपका एल्जेब्रिक सम होता है। ठीक है, और इससे हेस के लॉ से हमें ये भी पता लगा कि भाई जो ये इक्वेशंस हैं इनको आप इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इक्वेशन में कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो किसी नंबर से। ठीक है, इनको इन इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, रूल्स, एल्जेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, क्या अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल हीट evolved or absorbed in a reaction is same whether the reaction takes place in single step or in number of steps। एक स्टेप में कराओ, नंबर ऑफ स्टेप में कराओ, टोटल हीट चेंज सेम रहेगा। ठीक है, अब
हाँ, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन तो सेम, एक ही रिएक्शन की बात की जा रही है ना, उसमें और किसी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा रहा। हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात हो रही है। ठीक है, अब इस रूल से तो हम लोग इस रूल को यूज तो कर ही चुके हैं, कई बार यूज कर चुके हैं ना। तो अभी हम लोग करते हैं अब एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन करवा चुके हैं आपको, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी हो चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें तो हो चुकी है। अब एक हम लोग नया करते हैं, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, इनके बारे में। उसके बाद जो छोटी छोटी है उनको करेंगे। पहले एक नया टॉपिक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें देखो क्या ध्यान देना है हमको। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे मान लो सपोज, इसमें ध्यान क्या देना है, ये ध्यान रखना है कि जैसे हम कोई मॉलिक्यूल है, CH4 है सपोज, है ना, तो CH4 में हम बोलते हैं CH 4 बॉन्ड होते हैं, है ना? तो ये 4 बॉन्ड, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 4 मोल बॉन्ड। 4 बॉन्ड ऐसे इन जनरल वे में हम बोल देते हैं। मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, ये सब जो कैलकुलेट की जाती है, ये 1 मोल कंपाउंड के लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 1 मोल कंपाउंड को देखते हैं। तो अगर 1 मोल कंपाउंड को आप देखोगे तो उसमें ये जो बॉन्ड होते हैं, इनको हम 1 मोल बॉन्ड बोलते हैं। एक बॉन्ड है तो 1 मोल बॉन्ड। यहाँ पे 4 हैं तो आपको 4 मोल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, है ना, और उसमें 1 मोल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो 1 मोल बॉन्ड फॉर्म होने में कितना एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ज़्यादातर में, क्योंकि अगर हम बात करें बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो बॉन्ड कभी भी फॉर्म होता है तो स्टेबिलिटी गेन होती है, इसीलिए बॉन्ड बनता ही है। और कहीं भी अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी डाउन होती है। मतलब अगर बॉन्ड, नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बॉन्ड एनर्जी को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, बोला जाता है कि बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole bond are formed from isolated gaseous atom। 1 मोल बॉन्ड बनेगा आइसोलेटेड गैसियस एटम से। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो CH4 बनना है तो C गैसियस ले लो, कार्बन गैसियस होना चाहिए, हाइड्रोजन गैसियस होना चाहिए, और ये मिलके बनाए CH का ये वाला बॉन्ड, इसका ये 1 मोल बॉन्ड बने। वैसे प्रैक्टिकली तो ये बनते नहीं है, 4 बनते हैं ना, इस तरीके से 4 फॉर्म होते हैं। तो एक के फॉर्म होने में जो भी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। 1 मोल बॉन्ड के लिए जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे क्या, बॉन्ड एनर्जी। इसी बॉन्ड एनर्जी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह देते हैं, कई बार BDE भी बोल देते हैं। जब हम डिसोसिएशन के टर्म्स में इसको अप्लाई करते हैं या डिसोसिएशन के टर्म्स में इसको बताते हैं, तब हम क्या डिफाइन करते हैं इसको देखो। तब हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी
रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, ब्रेक करना है, टू डिसोसिएट 1 मोल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन गैसियस मॉलिक्यूल्स। गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में अगर 1 मोल बॉन्ड है, उसको ब्रेक कर रहे हैं आप, तो जितनी भी बॉन्ड एनर्जी निकलेगी, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आपको देनी पड़ेगी, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, या इसी को बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं डेल्टा एच बी, या ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एच बॉन्ड। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, जैसे मान लो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2 है, N2 है, O2 है, HCl है, HF है, ये सब जो मॉलिक्यूल हैं, इनके लिए हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें, या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करें, सब इक्वल होती है। क्यों? देखो, जैसे मान लो H2 का मॉलिक्यूल है, तो इसमें H H एक ही तो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 मोल बॉन्ड दिख रहा है। अब ये गैसियस था, इसको ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसको हाइड्रोजन गैसियस इसमें एटम में तोड़ना है, तो 1 मोल बॉन्ड को ही आपको ब्रेक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप बोलो कि कितनी एनर्जी दोगे आप, तो आप उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दोगे। अगर इसी को बना रहे हो, H गैसियस और H गैसियस एटम को लेकर के 1 मोल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो, ये 1 मोल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे 1 मोल बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा था या ब्रेक हो रहा था, यहाँ 1 मोल बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। जब डिसोसिएट होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी क्या होगी आपकी, रिलीज हो जाएगी। और यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल था, हाँ साइन कन्वेंशन लेंगे ना लेकिन वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, वैल्यू तो सेम आएगी ना। तो 1 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है, एटम स्टेट में जा रहा है और गैसियस एटम बना रहा है। तो एटमाइजेशन की भी डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वो होता है जिसमें कोई मॉलिक्यूल के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हम लोग और उसके एटम्स की गैसियस स्टेट में उसको ले आते हैं, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हो जाएगा। तो जितने डायटॉमिक हैं, जैसे H2, N2, O2, HCl, HF, इन सब के लिए ये तीनों इक्वल वैल्यूज आएंगी ठीक है। अब चेंज कहाँ से आएगा? अगर हम लोग पॉली एटॉमिक के लिए लेते हैं, अगर पॉलीएटॉमिक के लिए लिया जाए तो पॉलीएटॉमिक के लिए क्या होता है, जैसे मान लो हमने CH4 ले लिया, तो CH4 में हमें बाहर से देख के तो ऐसा लगता है कि ये 1 मोल बॉन्ड, ये 1 मोल बॉन्ड, ये 1 मोल बॉन्ड, ये सब इक्वल है, इनकी एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब फर्स्ट बॉन्ड टूटता है तो अलग एनर्जी निकलती है, जब सेकेंड बॉन्ड टूटता है, सेकेंड मोल बॉन्ड टूटता है, मोल बॉन्ड बोलेंगे, तो अलग एनर्जी निकलती है। जब थर्ड मोल बॉन्ड टूटता है, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा टूटेगा तो अलग निकलेगी, फिर फोर्थ जब बॉन्ड टूटेगा तो अलग एनर्जी निकलती है। अब ऐसे केसेस में जब बॉन्ड एनर्जी हमें निकालनी पड़ती है तो हमें ऐसे केसेस में पॉलीएटॉमिक में हमें लेना पड़ता है एवरेज।
क्योंकि आपको बाहर से तो बॉन्ड एक ही तरह का दिख रहा है, लेकिन बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो अलग अलग एनर्जी रिलीज हो रही है या अलग अलग एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। जब बन रहा है तो अलग एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब ब्रेक हो रहा है तो अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिलीज हो रही है। पहले में अलग वैल्यू है, दूसरे में अलग है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो बोला गया ऐसे केसेस में एवरेज ले लो। एवरेज कैसे लेते हैं? अब CH4 में CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बतानी है आपको, ठीक है, ये बताना है। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, जितने भी बॉन्ड टूट रहे हैं उनकी सबकी एनर्जी को ले लो और उनका एवरेज निकाल दो। 4 मॉल बॉन्ड है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ता है? एवरेज। एवरेज निकालते हैं, वो आता है आपका बॉन्ड एनर्जी के इक्वल। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो यहाँ पे है कोई मॉलिक्यूल है CH2Cl2, ठीक है, यहाँ पे कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन अटैच है, 2 Cl अटैच है। तो अब कोई सोचे कि ये जो CCl बॉन्ड है और ये CCl बॉन्ड है, इन दोनों का सेम होगा एनर्जी? नहीं, ये CH बॉन्ड है और ये CH बॉन्ड है, ठीक है, एक CH बॉन्ड ये, एक CCl बॉन्ड ये, एक CCl बॉन्ड ये। तो कोई सोचे कि दोनों की एनर्जी सेम होगी, तो वो सेम नहीं होती, अलग अलग होती। इन दोनों के लिए एक बार निकाल के एवरेज लेते हैं, इन दोनों के लिए एक बार एवरेज लेते हैं, ठीक है। तो ये CH बॉन्ड की अलग डिफाइन करोगे बॉन्ड एनर्जी, और CCl बॉन्ड की अलग। 2 तरीके की बॉन्ड एनर्जी इसमें आप बोल सकते हो, एक CH बॉन्ड की और एक CCl बॉन्ड की। क्लियर है बात? नहीं, यहाँ पे इसका और इसका लो और डिवाइड बाई 2 करो, इसका और इसका लो डिवाइड बाई 2 करो। दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, दोनों बॉन्ड की एनर्जी अलग अलग आएगी, सेम नहीं आएगी। ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे CH4 में सारे आपके CH बॉन्ड थे ना, तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। क्लियर? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी बिल्कुल सेम होती है। नहीं, वो तो इसमें सेम होंगे ना। अगर आपका ये है डायटॉमिक है तब सेम है, अगर पॉलीएटॉमिक हो गया तो अलग हो गया ना। अब इसको तुम ब्रेक करोगे अगर एटम्स में, तो कार्बन एटम बनेगा, हाइड्रोजन एटम बनेगा और आपका Cl एटम बनेगा। इसके लिए तो एटमाइजेशन का इक्वेशन ये हो गया ना। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग बात करें अगर कि भाई ये बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, ये क्वेश्चंस में आपको गिवन होगी, किस बॉन्ड की क्या बॉन्ड एंथैल्पी है, वो सारी चीज़ें हमें गिवन होंगी। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की गिवन है, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर गिवन, ये दोनों अगर गिवन है तो हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है कि रिएक्शन में कितना चेंज हो रहा है। तो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसमें ध्यान रखना है हमें। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, अगर बॉन्ड एनर्जी को यूज़ कर रहे हो आप, तो सारे बॉन्ड एनर्जी ऐड कर दो प्रोडक्ट की, सारे प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी को ऐड कर लो, माइनस कर दो बॉन्ड एनर्जी सबकी ऐड कर लो रिएक्टेंट की। यहां से हमारा आ जाएगा डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? या हम लोग ये भी करते थे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर दो माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कर दो।
इससे भी आ जाएगा। तो अभी हमारा काम क्या है, बॉन्ड एनर्जी से, तो सारे जितने भी बॉन्ड हैं प्रोडक्ट में उनको आप ऐड कर लो, सबकी एनर्जी को, और जितने भी रिएक्टेंट में है उनको ऐड कर लो, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो हमें याद रखना है P माइनस R करना है बॉन्ड एनर्जी में, तो हमारा आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लें, इस पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगी कैलकुलेशन तो आप करना, बट क्वेश्चन क्या आ सकता है वो बता देती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको, C3H8 है कंपाउंड, ये 5 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 3 CO2 बनाता है, 4 H2O गैसियस बनाता है। ये प्रोपेन है मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है CH3 CH2 CH3। ये रिएक्शन हो रहा है, बोल रहे हैं कि चेंज इन एंथैल्पी निकाल लो, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन निकाल लो, और जितने बॉन्ड है सबके लिए एंथैल्पी हमारे पास गिवन है। CC बॉन्ड के लिए भी दिया है, CH बॉन्ड के लिए भी दिया है, CO बॉन्ड के लिए भी दिया है, O बॉन्ड के लिए भी दिया है, OH बॉन्ड के लिए। सबकी वैल्यू मैं नहीं लिख रही हूँ, सब ये गिवन है वैल्यू, है ना, कुछ भी मान लो X, मान लो Y, Z, P, Q, ये वैल्यूज है। ठीक है, जो डेटा दिया है वो तो आप क्वेश्चन से ले ही लोगे, प्रोसेस सीख लो कैसे करना है। अब हमें क्या देखना है, हमको हमारा प्राइम फोकस क्या है कि डेल्टा HR हमें निकालना है। तो जितने प्रोडक्ट हैं सबकी बॉन्ड एनर्जी ले लेते हैं हम, उसको प्लस कर देते हैं, और जितने आपके रिएक्टेंट हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी ले लेते हैं, उसको प्लस कर देते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन है, CO2 है और H2O है। ठीक है, और इसमें जितने जितने ये मोल होंगे ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई होगा। बैलेंस रिएक्शन है, पहले तो देखना पड़ता है रिएक्शन बैलेंस दिया हुआ है कि नहीं। तो देखो कार्बन 3 हाइड्रोजन 8, हाँ 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 बोलिए। हाँ 5, हाँ 5 टाइम्स लेंगे, हाँ 5 टाइम्स लेंगे। बाकी चीजें तो आप समझ ही गए, वही तो बताना है अब ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गए हमारे कौन कौन, CO2 हो गए और वो भी 3 है, इसमें क्या क्या बॉन्ड है उनकी एनर्जी अभी देखेंगे हम, और H2O हो गए आपके 4, इसमें कौन कौन से बॉन्ड है उनको देखेंगे। माइनस करेंगे हम लोग C3H8 के जो भी बॉन्ड है, और C3H8 का 1 ही है, और प्लस हम करेंगे 5O2। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो अलग अलग करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर बना के। जैसे CO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाओ, तो अगर आप एक CO2 देखते हो तो उसमें C डबल बॉन्ड O कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 मोल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं एक CO2 में। देखो 1 CO2 में आपको इतने दिख रहे हैं। ऐसे ही अगर O2 को देखो तो O डबल बॉन्ड O होता है, तो अगर एक O2 है तो O डबल बॉन्ड O एक ही बॉन्ड होगा, 1 मोल बॉन्ड होगा। ऐसे ही हमारे पास H2O है, तो H2O का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो H2O में OH बॉन्ड होगा, OH बॉन्ड एक ये है एक ही है, इसका मतलब हाँ अगर 1 H2O को देखो तो हमें 2 OH बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम देख लेते हैं C3H8 को, तो ये है CH3 CH2 CH3, इसको अगर देखो तो कार्बन कार्बन ऐसे अटैच होंगे। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, इस पे फिर से 3। स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं सब लोग, ये स्ट्रक्चर है।
इस स्ट्रक्चर में कितने तरीके के बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, देखो। एक तो सी एच बॉन्ड, सी एच 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 बॉन्ड दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं, काउंट कर लेते हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि 8 तो हमारे हैं सी एच बॉन्ड। और सी और सी के बीच में भी तो बॉन्ड है, तो सी सी बॉन्ड देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी, एक ये और दूसरा ये, तो 2 आपके हो गए सी सी बॉन्ड। इतनी बात सबको क्लियर है। अब जितने भी हमारे रिएक्टेंट थे या प्रोडक्ट थे, उन सब के बारे में हमें ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता लग गई कि C3H8 का अगर एक लेना है आपको, तो उसमें 8 CH बॉन्ड की एनर्जी लेनी है और 2 आपकी CC बॉन्ड की लेनी है। O2 का अगर एक ले रहे हो तो उसमें 1 आपका O डबल बॉन्ड O का एनर्जी लेना है। CO2 का अगर एक ले रहे हो तो आपको 2 CO बॉन्ड की लेनी है। H2O का अगर एक लेते हो तो 2 OH बॉन्ड का लेना है। और इन सब बॉन्ड की एनर्जी आपको दी हुई है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाई CO2 में, CO2 में 2 CO बॉन्ड थे, एक CO बॉन्ड की एनर्जी Z अगर दी हुई है आपकी, तो 2 CO बॉन्ड की एनर्जी 2Z हो जाएगी। रख लिया। फिर उसके बाद 4, अब यहाँ पे H2O है, तो एक H2O में आपके 2 OH बॉन्ड थे, एक OH बॉन्ड की मान लो एनर्जी Q है, तो 2 OH बॉन्ड की एनर्जी हो जाएगी 2Q। तो 2Q तो इस H2O के लिए हो गई, और 4 क्योंकि मोल है तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया। ये आ गया आपका प्रोडक्ट का। अब अगर निकालना है आपको रिएक्टेंट का, तो C3H8 को देख लो। C3H8 में हमने देखा था कि CH बॉन्ड 8 है और CC बॉन्ड 2 है, तो इनका लिख लेते हैं। CH बॉन्ड के लिए हमने Y मान लिया है, तो ये बॉन्ड थे 8, और CC बॉन्ड के लिए हमने वैल्यू X मान ली है, ये थे 2। ये आ गया। अब 5O2, एक O2 को अगर देखो तो उसमें O डबल बॉन्ड O एक ही था, तो 5O2 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई O2 के लिए हमने वैल्यू P ली है। अब ये जो वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में गिवन होंगी, तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू डाल करके हम लोग निकाल सकते हैं आंसर, इस तरीके से बॉन्ड एनर्जी को यूज करते हैं। ओके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट उसको मत याद रखो, उसको ना याद रखो, हम लोग इसको इसी से काम में लेते हैं। जैसे जब हम फॉर्मेशन लेते थे तो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, बॉन्ड एनर्जी ले रहे हैं तो भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं, और छोटी छोटी कौन कौन सी चीजें इसमें रह गई। अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, वॉइस क्लियर है ना सबको? बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना है हमें। HCl का, ठीक है। अब HCl में आपको पता है HCl एक ही बॉन्ड होगा, देख पा रहे हैं। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, H2 एंड Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी दिया हुआ है। एक का दिया हुआ है 430 किलो जूल पर मोल, और दूसरे का दिया हुआ है 242 किलो जूल पर मोल। और एक डेटा और दिया इन्होंने, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर HCl इज -91 किलो जूल पर मोल।
यानी हमारे पास 3 डेटा दिए हुए हैं और बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है HCl का। ठीक है, अब देखो डेल्टा H फॉर फॉर्मेशन ऑफ HCl अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर इक्वेशन हम लिखें तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं। फॉर्मेशन में हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, 1 मोल कंपाउंड बनाना पड़ता है। और किससे बनाते हैं, उसके एलिमेंट से बनाते हैं और एलिमेंटल स्टेट से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से बनने वाला है ये, तो हाफ H2 कर दे और हाफ Cl2 गैसियस। ये फॉर्मेशन का इक्वेशन हो गया, यस और नो। ये फॉर्मेशन का इक्वेशन हमारा बन गया। ये फॉर्मेशन डेल्टा HF -91 दिया हुआ है और आपको निकालना है HCl के लिए बॉन्ड एंथैल्पी। अब HCl के लिए अगर बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो इसका भी इक्वेशन लिख लेते हैं। HCl के अगर बॉन्ड एंथैल्पी का आप इक्वेशन लिखो तो HCl गैसियस को ब्रेक कर दो H गैसियस और Cl गैसियस में। ये हम कह सकते हैं अपने एटम्स में, गैसियस एटम्स में वो टूट जाए, यही होता है बॉन्ड एंथैल्पी। तो यानी कि हमारा टारगेट तो ये इक्वेशन है, टारगेट इक्वेशन हमारा ये है। और हमें डेटा क्या क्या दिए हुए हैं, हमें डेटा दिया हुआ है, एक तो ये डेटा दिया है यहाँ पे, और दूसरा हमें डेटा दिया हुआ है H2 और Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी। H2 Cl2 का बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है H2 ब्रेक हो रहा है 2 हाइड्रोजन गैसियस में, तब 430 दिया हुआ। और Cl2 ब्रेक हो रहा है इसमें 2Cl में, तो इसका दिया हुआ है 242। देख पा रहे, अब इस इक्वेशन इन तीनों को यूज करके हमें ये इक्वेशन ले आना है किसी तरीके से ये। तो इसको देख लो, HCl हमें कहाँ चाहिए, HCl राइट हैंड साइड में चाहिए ना। ये पहला इक्वेशन बना लो, इसको बोल दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं। हमें चाहिए ये वाला इक्वेशन में अगर देखो तो HCl हमें लेफ्ट में चाहिए, HCl गैसियस, और हमारे पास HCl गैसियस कहाँ है, राइट में है ना पहले इक्वेशन में। तो जो चीज़ हमें अपोजिट साइड में, मतलब जिधर रिक्वायर्ड है उसका अपोजिट हमें मिल रहा है, तो उस इक्वेशन को माइनस करते हैं हमेशा। तो इस इक्वेशन को माइनस में लिख लो, माइनस फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद देखो, अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड में H गैसियस और Cl गैसियस। अब देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड में 2H गैसियस है और 2Cl गैसियस है, तो हमें 2 तो चाहिए नहीं। तो पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में हाफ से डिवाइड करें पहले, सेकंड को हाफ कर दो और थर्ड को भी हाफ कर दो और इन सब को ऐड कर दो। जब ऐड कर दोगे, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ही चाहिए और है राइट हैंड साइड में ही, तो हमारी बात बन जाएगी। कैसे कैसे देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दिया, माइनस करने का मतलब होता है या तो माइनस साइन के साथ लिख दो या रिवर्स कर दो। तो हम माइनस साइन के साथ लिख लें या रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो ये बन जाएगा HCl गैसियस हाफ H2 हाफ Cl2। पूरी इक्वेशन को या तो माइनस साइन के साथ लिख दीजिए या रिवर्स कर दीजिए, तो हो जाता है। अब सेकंड और थर्ड को हाफ हाफ करके प्लस करना है इसमें।
सेकेंड को हाफ करें हम, हाफ H2 बन जाएगा और ये 2H की जगह H आ जाएगा और प्लस कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ जाएगा, यहाँ पे H प्लस हो जाएगा। और इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन का भी हाफ Cl2 और यहाँ पे Cl हो जाएगा, प्लस कर देते हैं। अब देखो इधर हाफ H2 गैसियस, इधर हाफ Cl2 गैसियस, यहाँ भी हाफ H2 गैसियस हाफ Cl2 गैसियस, कट जाएंगे दोनों, लेफ्ट राइट में सेम आ गया। अब Cl गैसियस गिव्स H गैसियस प्लस Cl गैसियस आ गया, तो हमें यही टारगेट चाहिए था, ये टारगेट हमारा अचीव हो गया। अब जो हमने किया है इक्वेशन में वही हम लोग करेंगे किसमें, उसकी एंथैल्पी में। तो पहले इक्वेशन की एंथैल्पी को माइनस साइन के साथ, दूसरे वाले को हाफ करके प्लस, तीसरे वाले को हाफ करके प्लस, यही काम हम इसमें भी कर लें। तो ये -91 था। हाँ जी बोलिए बोलिए। क्या करके क्या करके क्या करके, फिर से फिर से। हाँ 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 हाँ। तो 1 कितना आ जाएगा आपका, 215 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 121, है ना, ये आएगा। दोनों को ऐड करो, देखो कितना आता है। आप कह रहे हो कि इसको ले लो और इसको ले लो, है ना, डिस हाँ, डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों को वो करके और हम लोग कैलकुलेट कर लें। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो, ठीक है। अभी इसके दो तरीके और बताते हैं, तब तुम्हें एग्जैक्टली क्लियर हो। अभी तो हम केवल इक्वेशन मेथड कर रहे हैं, हम इक्वेशन से निकाल रहे हैं, है ना। तो अब ये कर लेते हैं, यहाँ पे -91 था, इसके सामने हमने माइनस लगा दिया। अब ये वाली में था 430, इसको हाफ कर दिया, और दूसरे वाले में था 242, इसको हाफ कर दिया। अब वैल्यू निकाल ली, ये 91 हो गई, ये आपकी 215 हो गई, और ये कितना हो गया 121। अब इन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा ये 427 किलो जूल पर मोल। ठीक है, वैसे ये वैल्यू थोड़ी आएगी, वैसे तो ये वैल्यू आ जाएगी ना आपकी, इसका हाफ इसका हाफ, यही आ जाएगी ना। अब देखो ये तो था हमारा एक इक्वेशन मेथड। अब अगर हम लोग चाहें तो इसमें हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी लगा सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम चाहें तो या बॉन्ड एंथैल्पी भी लगा सकते हैं, देखो कैसे कैसे। इनकी बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है, हाँ दी हुई, देखो इसका सेकंड मेथड बताते हैं। हमें पता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का बॉन्ड एंथैल्पी, यही तो करते हैं, ठीक है। ये जो हमें रिएक्शन चाहिए था, जो हमारा टारगेट रिएक्शन था, वो क्या था, टारगेट रिएक्शन हमारा था HCl गैसियस से बन जाए H गैसियस और Cl गैसियस, यही तो बने, यही टारगेट रिएक्शन है हमारा। इसी के लिए निकालना है हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर देखो
तो प्रोडक्ट आपके H गैस और Cl गैस हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी चाहिए आपको, और रिएक्टेंट कौन सा है? HCl है। इसकी बॉन्ड एनर्जी चाहिए, यही तो चाहिए, क्या कहते हो? ठीक। अब अगर बॉन्ड एनर्जी को देखो आप, तो आपको H2 और इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है? H2 और इसके लिए ये बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू तो दी हुई है। H2 एंड Cl2 बॉन्ड एंथैल्पी तो दिया है 430 एंड 242। क्या कहते हो? ठीक है। अब इनके लिए यही बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है, तो इससे अगर हम देखें तो एक H2 को आप ब्रेक कर रहे थे तो 2 हाइड्रोजन बन रहे थे, यानी कि 2H प्रोड्यूस करने के लिए ये एनर्जी है, तो 1H प्रोड्यूस करने के लिए वही हाफ कर दें हम लोग एनर्जी को, तो कितनी हो जाएगी? हाँ हाँ, इसको हाफ कर ले, हाइड्रोजन की हाफ कर दे। हाइड्रोजन की है हमारी कितनी? 430। ठीक है। और Cl की भी हाफ कर दे, 242 की हाफ कर दिया। ठीक, ये कर लिया। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl देख लेते हैं। अब HCl की बॉन्ड एनर्जी, प्रोडक्ट है HCl, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी क्या आएगी? -91 थी HCl की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे HCl का बॉन्ड एनर्जी नहीं दिया हुआ है। HCl का क्या दिया हुआ है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। देख पा रहे हो? HCl की बॉन्ड एनर्जी नहीं दी है, तो HCl की बॉन्ड एनर्जी और HCl की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दोनों में कुछ खास डिफरेंस थोड़ी होगा भाई। HCl बन रहा है या HCl का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? डिफरेंस सोचो। हाँ हाँ, सेम ही वैल्यू आएगी। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखो आप, तो HCl ब्रेक हो रहा है H और Cl में। ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी को हम दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं। H2 H और Cl मिल के बनाए HCl, इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, और अगर ब्रेक हो रहा हो उस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। तो दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं, तो सेम ही बात है। तो अब वहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वैल्यू वही सेम वैल्यू हो जाएगी। ये अपना कितना था? 91 माइनस में था, तो माइनस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस, सेम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई बॉन्ड एनर्जी के, और बॉन्ड एनर्जी का ये जो क्वेश्चन था, ये आपका मान के चलिए कि ये थोड़ा मतलब सारी चीज़ों को लेता हुआ क्वेश्चन था, तो आप कर लेंगे इसमें, है ना? इसमें अब आपको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अब एक थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक आता है रेजिडुअल एंट्रोपी, कभी कभी वर्ड यूज करते हैं। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होती है? देखो, आपको थर्ड लॉ बताया था कि अगर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी क्या होता है? 0। ये आपका होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रेजिडुअल एंट्रोपी क्या है? प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें 0 डिग्री केल्विन पे भी कुछ एंट्रोपी देखी गई है, मतलब 0 पे भी कुछ एंट्रोपी की वैल्यू है। उस वैल्यू को हम कहते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या कहने का मतलब है? एट 0 डिग्री केल्विन सब substances
have some value of entropy that is called residual entropy. क्लियर है बात? अब देखो, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इनके बहुत सारी चीजें हमने कही है। इसका एग्जाम्पल नहीं है कोई, ये बस एक आपको मतलब एक फैक्ट है जो जानना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसा चीज समझ रहे हैं जिसमें अगर हम बात करें, देखो तो आप लोगों को मुझे ना इस चैप्टर के मुझे याद दिलाते रहना, मैं किसी दिन बैठ के बना दूँ इस चैप्टर के जितने भी यूज़फुल फार्मूलाज हैं ना, वो बना के मेरे को एक कंपाइल फॉर्म में, क्योंकि ऑनलाइन में भी मैंने देखे, मेरे को इतना अच्छा समझ में नहीं आया, कंफ्यूज कर रहा है। तो एक एक जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उनके सारे फॉर्मूलाज मैं बना दूंगी। टाइम बताइएगा आप लोग, है ना। अब 2-4 क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, एंट्रोपी बेस हैं, करना जरूरी है तो कर लेते हैं। अ लिक्विड सॉल्यूशन डाइल्यूशन, अच्छा ओके, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन, हाँ वो क्लियर करवा दूंगी। उसमें आपको बस जानना है होता क्या है ना। जो ये पूछे जाते हैं वो सारे कवरअप हो गए। वो क्या है, वो ऐसी चीज है कि हाँ कभी उठा के पूछ लिया तो मालूम होना चाहिए कि क्या चीज है। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड बना रहा है, तो पूछ रहे हैं आपसे कि एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, बढ़ेगी घटेगी, एंट्रोपी प्रेडिक्ट करनी है। लिक्विड क्या बना रहा है, सॉलिड बना रहा है, क्रिस्टल बना रहा है, तो लिक्विड की आपको पता है एंट्रोपी ज्यादा होती है, मालूम है ना, एस हाई होता है इसका, रैंडमनेस ज्यादा होगी। सॉलिड में अरेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूल तो डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा, तो इसका तो कम हो जाएगा एंट्रोपी। तो फाइनल का लो है और इनिशियल का हाई है, तो आप क्या बोल सकते हो, डिक्रीज हो रहा है इस प्रोसेस में। अगर आपसे पूछे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो आप बोलोगे एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल अगर लो है, ये वैल्यू लो है और ये वैल्यू हाई है इनिशियल, तो ये वैल्यू निगेटिव आ रही है। एंट्रोपी डिक्रीज मतलब डेल्टा एस नेगेटिव। दूसरा देखिए, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका टेम्परेचर आप रेज कर रहे हो फ्रॉम 0 डिग्री केल्विन टू 115 केल्विन। सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड नहीं जा रहा, हम इसको सॉलिड ही है, इसकी टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, हाँ इंक्रीज होगी। कोई भी सॉलिड है, ठीक है, अब आप उसको हीट अप कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, 0 पे था 115 पे लेके चले गए, तो ऑब्वियस सी बात है जब हीट करोगे तो एनर्जी दोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल और मूव करेंगे, तो रैंडमनेस बढ़ेगा। जैसे ही रैंडमनेस बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगा, वैसे ही एस इंक्रीज करेगा, एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज। सबको क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 2NaHCO3 सॉलिड है ये, इसको ब्रेक कर रहे हैं, Na2CO3 सॉलिड बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है, H2O गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है घट रही है, डिक्रीजिंग की।
जब भी इक्वेशन दिया जाए आपको तो आप देखो रिएक्टेंट में क्या है और प्रोडक्ट में क्या है। रिएक्टेंट में सॉलिड है केवल, प्रोडक्ट को अगर देखो तो प्रोडक्ट में एक सॉलिड है और दो गैस हैं, देख रहे हो। जैसे ही आपको गैस दिख गया वैसे ही एंट्रोपी क्या हो गई, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होती है सॉलिड से। दो गैसियस प्रोडक्ट है। हाँ गैसियस, हाँ गैसियस मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, गैसियस मोल्स। ये देखो H2 गैस का मॉलिक्यूल है, H2 गैस के एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे ये 1 मोल है, अगर बोलो तो यहाँ पे ये 2 मोल हो गया। इसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे 2 मोल ऑफ गैसियस एटम। तो एक से नंबर 2 हो गया तो इंक्रीज। H2 एट 298 केल्विन 1 atm प्रेशर, ध्यान से देखो H2 को ही चेंज कर रहे हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर वही रखा है और प्रेशर बढ़ा दिया 10 atm। अब क्या होगा, देखो हाइड्रोजन गैस थी, टेम्परेचर उतना ही रखा है ना, ये हाइड्रोजन गैस किसी उसमें फिल थी, टेम्परेचर उतना ही रखा, प्रेशर 10 atm कर दिया। पहले 1 atm था, अब प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर जब बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे तो लिक्विफाई भी हो सकता है, नहीं हुआ तो भी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे। तो रैंडमनेस क्या होती है प्रेशर बढ़ाने पे, डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। टेम्परेचर यहाँ पे सेम रखा है और प्रेशर को क्या किया है 1 atm से 10 atm प्रेशर इंक्रीज किया है। प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एस डिक्रीज कर जाता है। इस केस में, अलग अलग केस में अलग भी हो सकता है। ये 1 atm 298 है और इसको H2O में कन्वर्ट कर रहे हैं 330 केल्विन 1 atm। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर और भागेंगे, रैंडमनेस तो ऐसे इंक्रीज। सबको क्लियर हो रहा है, प्रेशर सेम रख, हाँ टेम्परेचर और प्रेशर अगर दोनों को इंक्रीज दिखाएंगे तो वो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, ऐसा पूछेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो एक्सपेरिमेंट ड्रिवन हो जाएगा ना। फिर आपको उनको डेटा देना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कितनी एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। प्रेशर पे कितना, टेम्परेचर पे तो आपको पता ही है, पर प्रेशर पे कितना डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर पे कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर वो डेटा ड्रिवन क्वेश्चन हो जाएगा। और डेटा वाले क्वेश्चन तो इतना देते नहीं है। इसीलिए देखो इन्होंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे की है, एक में बढ़ा दिया टेम्परेचर, एक में बढ़ा दिया प्रेशर, एक को कांस्टेंट रखा, क्योंकि जैसे ही दोनों को चेंज करेंगे वैसे ही क्वेश्चन बिकम्स डेटा ड्रिवन। अब इसमें तो आप बता ही लेंगे, इसमें कौन बताएगा मुझे, देवांग बताइए जरा क्या होना चाहिए। देवांग क्लास में है, चलिए बताइए देवांग। और कोई बताना चाहता है, हाँ बताए। हाँ एंट्रोपी,
इंक्रीज होगी। रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड दिख रहे हैं आपको, है ना, और रिएक्टेंट सॉलिड है, और प्रोडक्ट अगर देखो तो सारे प्रोडक्ट गैसियस हैं। तो जब सॉलिड से गैस बनता है तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है सैचुरेटेड, इससे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बना रहे हैं, क्रिस्टल बनता है ऐसे। तो कभी भी आपको पता है कि सॉल्यूशन तो लूज होता है, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, एक दूसरे से भाग रहे होते हैं अच्छे तरीके से। जब क्रिस्टल बनेगा तो सॉलिड बन जाएगा ना, ये लिक्विड था, अब ये क्या बन जाएगा, सॉलिड। क्रिस्टल का मतलब सॉलिड, तो एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो इतने H2O उसमें ऐड होते हैं ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में H2O होता है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ पे H2O क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे अब आप। 2SO2 O2 gives 2SO3। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे गैस हैं, रिएक्टेंट में भी गैस है, प्रोडक्ट में भी, तो सबके मोल्स को ऐड कर लेते हैं। रिएक्टेंट के अगर मोल्स को ऐड करो तो 2 + 1 कर दो गैसियस मोल्स, और इधर 2 हैं। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के मोल्स, गैसियस मोल्स कम हैं। तो प्रोडक्ट कम हो रहा है, प्रोडक्ट में गैस कम हो रही है, तो आपका S कम हो जाएगा। गैस की वैल्यू कम हो रही है तो S कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब बता देते हैं सॉल्यूशन वाली एंट्रोपी कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरीके की एंट्रोपी। सॉल्यूशन की बतानी है ना। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बता चुके हैं आप लोग को। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बता दिया। लैटिस एंथैल्पी तो यहाँ पे इसलिए नहीं बताया कि लैटिस एंथैल्पी हम लोग शायद उसमें कर चुके हैं ना, कराए कि नहीं करा अच्छे तरीके से। केमिकल बॉन्डिंग में करा था ना कि 1 मोल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को अगर ब्रेक किया जाता है तो उसमें जो आपका कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स में ब्रेक कर दो तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैटिस एंथैल्पी। इसीलिए यहाँ पे नहीं करा। टाइप बताइए बच्चों। एंथैल्पी ऑफ, सबसे पहले करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन बना देते हैं, चलो पढ़ लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन क्या होगा, देखो न्यूट्रलाइजेशन पहले तो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। एसिड बेस से रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनाता है, वाटर प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी की बात की जा रही है। इस एंथैल्पी में एसिड है और बेस है। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए अगर आपका एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है और दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं, व्हेन 1 gram equivalent of acid react with 1 gram equivalent of base, then
enthalpy change in reaction is called enthalpy of neutralization. किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, किसी भी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, दोनों को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं आपस में तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज आता है, जो भी हीट आपकी इवॉल्व होगी निकलेगी, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। डेल्टा एच एन ई यू ऐसे लिखा होता है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब लोग समझते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है आपको, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका मास ले लेते हैं, मास इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। उसका इक्विवेलेंट वेट हमें पता होना चाहिए, उससे डिवाइड कर देते हैं जीएम बाई इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास भी बोलते हैं, इससे ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाता है। तो अगर किसी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को न्यूट्रलाइज करता है तो जितना भी हीट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इसमें एक खास चीज देखी गई, एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अगर एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रांग हैं, अगर बोथ आर स्ट्रांग, एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी स्ट्रांग है, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा देखा गया कि इसकी वैल्यू आती है -57.1 किलो जूल पर मोल। इतनी वैल्यू देखी गई अप्रॉक्स सारे रिएक्शंस में। जो भी स्ट्रांग एसिड ले लो, स्ट्रांग बेस ले लो, उसके लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर निकालो तो दोनों अगर स्ट्रांग है तो यही वैल्यू आती है हमारी। अब अगर हम बात करें कि दोनों वीक हो जाते हैं तब क्या वैल्यू आ जाती है, या एक वीक एक स्ट्रांग हो जाता है तब क्या वैल्यू आती है, तो इसको ध्यान रखते हैं। अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस ले लिया, अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस ले लिया, न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, या वीक बेस और वीक एसिड ले लिया, तो इन सब के केस में जब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू देखी गई तो ये वैल्यू हमेशा 57.1 से कम आई। ये वैल्यू 57.1 से वैल्यू कम आई हमेशा। This value is always less than ठीक है। अब इसका रीजन पूछा जाता है कि 57 पॉइंट इससे कम क्यों आती है, तो इसका रीज़न हम लोग याद रखते हैं कि जैसे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे NaOH है, सपोज स्ट्रॉन्ग एसिड बेस है, और HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जब इनको हम लोग लेते हैं ना, ये NaCl बना लेगा, वाटर बना लेगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। जब इनको लेते हैं हम लोग तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट आप लोगे ना, सारा का सारा ग्राम इक्विवेलेंट ब्रेक हो जाता है, मतलब आयंस में ब्रेक हो जाता है ये कंप्लीट, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग बोलते भी हैं। सपोज तुमने अगर इसके 100 मोल्स लिए सपोज, तो ये 100 मोल्स बना लेगा Na+ के और 100 मोल्स बनाएगा NaOH OH- के। इसके भी अगर तुम 100 मोल्स लेते हो, जितने भी मोल्स लो, ये भी 100 मोल्स जितने लोगे उतने ही H+ और उतने ही Cl-, मतलब पूरा ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ मोल्स ब्रेक हुए और कुछ अनब्रेक
फॉर्म में पड़े हुए हैं, अनआयनाइज फॉर्म में, सारे आयंस बना लेता है। तो जब दोनों स्ट्रांग होते हैं तो ये चीज होती है। अब इस केस में जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो 57.1 किलो जूल पर और ये एनर्जी माइनस में इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है। जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो ये एनर्जी रिलीज होती है, बीकर हमेशा गर्म हो जाए। अब जब एक वीक ले लेते हो, आप वीक एसिड ले लेते हो और सपोज आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। वीक एसिड के अगर एग्जांपल हम देखें तो हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लिया। ये तो पूरा का पूरा आयंस में ब्रेक होगा, कंप्लीट आयंस आयनाइज होगा। आयन में ब्रेक होना आयनाइजेशन बोला जाता है। जैसे तुम 100 मोल लो तो 100 Na प्लस 100 OH माइनस बनाएगा। अगर इसको तुम 100 लो ना तो ये पूरा कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा, इनकम्प्लीट आयनाइज होगा। और जो आयनाइज, क्योंकि ये वीक है तो ये कंप्लीट आयनाइज होता नहीं है, तो इसको आयनाइज कराने के लिए एनर्जी यूज होती है कुछ, और वो एनर्जी जो यूज होती है, यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होनी थी। अब सॉल्यूशन के अंदर ही इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज होने लगी। एक था वीक पार्ट, तो उस वीक पार्ट में आयंस को बनाने के लिए CH3COO माइनस और H प्लस में ये ब्रेक होने वाला है। इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूज होने लगी, तो टोटल जितनी एनर्जी निकलनी थी ना वो एनर्जी नहीं निकलेगी, कम अमाउंट निकलता है। तो 57.1 से कम वैल्यू आती है अगर कोई एक भी वीक हो दोनों में से, या दोनों वीक हो तो भी। क्लियर? ये फैक्ट हम लोग याद रखेंगे कि भाई ये जो होता है आपका अब हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने, ये इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है पर इसमें पूछ सकते हैं, आपके जो ये आता है 11th क्लास में पूछ सकते हैं। जेई में तो नहीं आया है। अब देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। ये कई सारी एंथैल्पी बहुत सारी हैं, तो इसमें एक एक लाइन को याद करना है। याद करने का मतलब जैसे किसमें हम 1 मोल ले रहे हैं, किसमें हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं, उन सब चीज़ों को दिमाग में बैठा के डेफिनेशन आपको सारी एक सी ही लगेंगी, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, उस तरीके से हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लो कोई सब्सटेंस आप ले लेते हो, इट इज, ये जो एंथैल्पी चेंज है, इट इज एंथैल्पी चेंज when 1 mole of a substance is dissolved in definite amount of solvent, then energy released is called enthalpy of solution. ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सब्सटेंस था ए, ये कोई ए सब्सटेंस था, इसको उठाया हमने और सपोज यहाँ पे 1 लीटर वाटर ले लिया, इसमें हमने इसको डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, और ए का हमने लिया है 1 मोल। तो अब जो एंथैल्पी चेंज आएगा ना, जो भी हीट रिलीज होगी,
उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? मतलब 1 मोल कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट में डिसॉल्व कर दीजिए। किसी सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट में डिसॉल्व करने पे सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें जो हीट रिलीज होगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके। हीट आपकी रिलीज भी हो सकती है और हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। कभी कभी लैब में हम किसी किसी सब्सटेंस को जब डिजॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बीकर गर्म हो गया, और कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम डिजॉल्व करते हैं तो बीकर हाथ में लिया अगर आपने तो ठंडा हो रहा है। तो जब भी बीकर हॉट होता है मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है वो रिएक्शन, और जब भी बीकर आपका कूल हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, इसका मतलब बाहर से वो हीट को ले रहा है। तो एंथैल्पी क्या हो रही है? एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसा। ओके। अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तो ये हो गया जब 1 मोल ले लो और किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ उसमें आप डिजॉल्व कर दो। अब एक चीज और भी हुई है इसमें, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट खूब डाल दो आप। अब सॉल्वेंट इतना डाल दो, जैसे मान लो सपोज ये सब्सटेंस था हमारा 1 मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया 1 लीटर सपोज, है ना, कोई सॉल्वेंट, इसमें डिजॉल्व किया इसको, है ना। अब देखा डेल्टा एच, ये मान लो 100 किलो जूल निकला एनर्जी। फिर हमने क्या किया, इसी दूसरा इसका 1 मोल लिया, अब इसको हमने 100 लीटर में डिजॉल्व किया सॉल्वेंट के। अब देखा कि अब यहाँ पे लगभग लगभग मान लो 900 किलो जूल निकल गया डेल्टा एच। तो देख रहे हैं यहाँ डेल्टा एच चेंज हो गया। अब मान लो हम इसको 900 लीटर में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा एच आ जाता है सपोज -1000 किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद अब हम 900 के बाद कितना भी इसको लीटर्स को चेंज करें, लीटर इंक्रीज करते जाएं, तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू सेम हो जाती है, सेम वैल्यू हमको मिलती है। मतलब अब इसके बाद कितना भी डाइल्यूशन कर दो, कितना भी पानी उसमें ऐड करते जाओ, सॉल्वेंट ऐड करते जाओ, तो एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है। मतलब एक बार 900 लीटर आपने ऐड किया तो आपने देखा 100 किलो जूल 1000 किलो जूल निकल रहा था। अब उसी का दूसरा सैंपल लिया, 1 मोल लिया, अब 900 लीटर से ज़्यादा पानी डाला, फिर तीसरा सैंपल लिया, फिर और डाला और डाला, और देखते जा रहे हैं हम कि एक टाइम ऐसा आता है कि 900 लीटर के बाद अब उसमें कितने भी एक्स्ट्रा और लीटर्स डाल लो, जो हीट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो -1000 किलो जूल पर मोल पे जा करके कांस्टेंट हो गई, बार बार उतना ही हीट मिल रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एंथैल्पी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, इनफाइनाइट कर दिया। क्लियर? अब जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन भी बोलते हैं, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ये सब क्या होंगे? इसमें आयंस को सॉल्वेट करते हैं। जैसे मान लो Na है, Na+, हाँ बोलिए, कहाँ ऑफ? ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो क्या करना है इसमें? इसमें हमको करना क्या है? इसमें हमको
ये Na+ है, इसके 1 मोल को हमने ले लिया। अब इसको सॉल्वेट करा रहे हैं, मतलब इसमें सोल्यूशन वाटर भी हो सकता है, मतलब सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है। जब वाटर होगा तो हाइड्रेशन बोल दोगे, और जब कोई अदर सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेशन बोल सकते हैं। अब Na+ के चारों तरफ कौन आ जाएगा, H2O मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो जाएंगे, इसको सॉल्वेट कर लेंगे। अब H2O में H+ और O- वाले 2 पार्ट होते हैं, तो जो प्लस वाला पार्ट ये है, तो यहाँ पे माइनस वाला पार्ट आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इस तरीके से सॉल्वेट कर लेगा। 1 मोल को जो सॉल्वेट करेगा उसमें जो हीट निकलेगी उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन बोलेंगे, या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, या हाइड्रेशन एनर्जी। क्लियर है? देखो, कोई आयन है, सॉल्वेशन का क्या मतलब होता है, सोल्यूशन बना रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हमने NaCl लिया, टेबल सॉल्ट होता है ना, NaCl को हम क्या कर रहे हैं, नमक ले लिया हमने, वाटर में डिजोल्व करना है आपको। वाटर लेके आ गए भाई, अब क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, NaCl और वाटर को मिक्स कर दिया, तो होता क्या है, Na अपने Na+ में टूट जाएगा, Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और H2O के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये इसको ब्रेक करवाएंगे। ब्रेक कैसे करवाते हैं, प्रोसेस आपको समझाया था। Na+ को सॉल्वेट करने का, घोलने का काम, डिजोल्व करने का काम H2O के मॉलिक्यूल करेंगे। H2O के मॉलिक्यूल में 2 पार्ट होंगे, एक प्लस पार्ट बनेगा, एक माइनस पार्ट बन जाएगा, और इसके चारों तरफ इस तरीके से गैदर हो जाएगा H2। कैसे गैदर होगा, माइनस पार्ट इधर करते हुए माइनस डाइपोल बन जाएगा, और यहाँ पे Cl होगा, Cl- को भी H2O कैप्चर करेगा, मतलब सराउंड करेगा बेसिकली। यहाँ पे H2O आ जाते हैं ना बीच में, इसलिए ये सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है। NaCl तुम्हें तो Na+ और Cl- एक बॉन्ड के थ्रू थे, अब वाटर डाल दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे अब प्लस आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब 1 मोल अगर ये आयन का सॉल्वेशन हो रहा है, कितनी एंथैल्पी निकल रही है, कितनी एनर्जी निकल रही है, उसी को सॉल्वेशन एंथैल्पी बोल सकते हो, या हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन तब बोलते हैं, हाइड्रेशन वर्ड वाटर के लिए यूज किया जाता है, जब सॉल्वेंट आपका वाटर। क्लियर? अब आई थिंक एक क्वेश्चन करवा दे आपको। अब आप एंट्रोपी के छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बता दिया है आपको, डेल्टा जी, डेल्टा एच, टी डेल्टा एस, ठीक है, और किस तरीके से होता है। डेल्टा जी का एक फॉर्मूला और बता देती हूँ, वैसे काम नहीं आता आपने। डेल्टा जी नॉट जो होता है ये NF सेल। अब ये जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th में हम पढ़ेंगे तब ये EMF ऑफ सेल होता है, ये यूज़ करेंगे हम लोग वहाँ पे, यहाँ पे यूज़ है नहीं, तो काम ऐसा हमारे आता है। ये N है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं। F होता है फैराडे नंबर, इसकी वैल्यू लेते हैं 96500 कूलम्स, और ये E होता है EMF ऑफ सेल,
ये अगर हमें पता है ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हाँ, इसके अंदर आपका ये जो आपको एक टेबल बनवाई थी ना, एक टेबल बनवाई थी हाई टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे, जिसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इस इक्वेशन का यूज़ आएगा। इसके लिए एक टेबल बनवाई थी ना आपको, ये आता है इसमें गिव्स फ्री एनर्जी में, ये आता है। और बाकी जब गिव्स फ्री एनर्जी पूछते हैं तो फिर तो वो तो सेल और इससे अगला जो चैप्टर है उसको यूज़ करके पूछते हैं। इस चैप्टर में तो आपका शुरुआत में वो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन, और नहीं तो इधर आपका एंट्रोपी एंथैल्पी इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। थर्मोडायनेमिक्स हो गई अपनी। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे, इसकी शीट वीट करिए और पूछिए। अब मैं एक बार को मैं सोच रही हूँ ना, जैसे हमारी थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरा कर लिया ना, अभी इक्विलिब्रियम और ये जो चैप्टर्स है ना उनको थोड़ा सा 11th लेवल कराते हुए एक बार को ख़त्म करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग, क्योंकि उसके बाद हमारे पास कंपटीशन के लिए तो टाइम होता है, फिर कंपटीशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस पर करेंगे, ताकि जिनको 11th देना हो उनका भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो बाय बच्चों।